हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों का विजय सूत्र के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो जर्नल स्टडीज़ है उसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो। ठीक है, तो मेरा नाम है नेहिता और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जनरल स्टडीज़। तो चलिए फिर फटाफट से बिना देर किए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के आएंगे, यानी किस टाइप के आएंगे, और आपको उन क्वेश्चंस को किस हिसाब से सॉल्व करना है, उनके जो आंसर्स होंगे वो कैसे रहेंगे, और इन्हीं सारी चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स जो होंगी, या ये कह लीजिए कि इनके बारे में जो आपको रिवीजन सेट होगा वो आपको हमारे बैचेस में मिलेगा, रिवीजन बैच जो है उसमें मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहला सवाल आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ये रहा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हम पहले ये देखेंगे। सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ऐतिहासिक क्रांतियों से प्रेरित मानी जाती है, इनमें से किसका प्रभाव इसमें नहीं दिखाई देता है, यानी कि किसमें दिखाई नहीं देता है, ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई, यानी कि जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फिर है आपकी अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है हमारा। फिर है बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुई, यानी कि 1917 में हुई। और फिर नेक्स्ट है आपका चीनी क्रांति जो कि 1912 में हुई, यानी कि चाइनीज रेवोल्यूशन जो आपका क्या होता है 1912 में होता है। अब देखो, जब हम वर्ल्ड वॉर को लेकर के पढ़ते हैं, है ना, तो वर्ल्ड वॉर में का ही ये आपका सवाल जो है वो बनेगा, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका बच्चा करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी चीनी क्रांति 1912 की करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? तो सारे जितनी भी क्रांतियां हैं, ठीक, उन क्रांतियों के ईयर्स आपको क्या करने हैं, याद रखने। जैसे फ्रांसीसी क्रांति है तो 1789 में हुई, अमेरिकी क्रांति है 1776 में हुई, फिर आपकी बोल्शेविक क्रांति है 1917 में हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है और इनको रिविजन के हिसाब से करना है। ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें ये पूछ लिया जाए फ्रांसीसी क्रांति आपकी कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 1789 में हुई थी। ठीक है, फ्रेंच हमारा जो रेवोल्यूशन था। तो क्वेश्चन पैटर्न आपको अब धीरे धीरे करके क्या होगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे सवाल यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का सबसे स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कि प्रॉपरली जिसका उल्लेख है, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली जो रिटन है, एक्सप्रेस्ड है, वो कहाँ पर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और उसमें किस चीज़ की, डेमोक्रेटिक आइडियल्स और वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। तो वो मोस्ट क्लियरली कहाँ पे एक्सप्रेस है, ये पूछा जा रहा है भाग 1 में, यानी पार्ट 1 जो है उसमें। फिर है प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल में, या फिर हम कह रहे हैं भाग 3 में, या कह रहे हैं भाग आपके 4 में। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से बताएं भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो भाई, जब हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान है उसकी जो आइडियल्स और वैल्यूज है वो कहाँ होगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं हमारे संविधान की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यानी कि हमारे संविधान की जब हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बुक में आपके इंडेक्स होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, प्रस्तावना, या हम कह सकते हैं इसको क्या होता है, सॉरी, प्रिएम्बल होता है। और जो ये प्रस्तावना यानी कि जो ये प्रिएम्बल है, उसी में आपके वैल्यूज जो हैं वो दी गई हैं। वी द पीपल से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल, हम भारत के वासी जो हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, प्रीएम्बल स्टार्ट होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो हमारे प्रीएम्बल में जोड़े गए हैं। एक बारी जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमारे प्रस्तावना में क्या किए गए हैं बच्चा, जोड़े गए हैं। ठीक है, चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक हम बढ़ते हैं हमारे आगे के सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा सवाल यहाँ पे कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में अंतिम या सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसके पास होती है। यानी कि जो पावर है, जो लास्ट पावर है या जो डिसीजन पावर है वो आखिरी में किसके पास होती है, ये पूछा जा रहा है ना। तो अब इसमें क्या जवाब दोगे आप, जल्दी से बताओ भाई। जनता, द पीपल, मतदाता, द वोटर्स, राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, और संसद यानी कि द पार्लियामेंट। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से बताओ भाई। देखो, ऐसा कहा जाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना है वो शुरू कैसे होती है, वी द पीपल से, है ना। किससे शुरू होती है, जनता से शुरू होती है। और आखिरकार का जो पावर होता है, जो लास्ट पावर होता है, वो किसके पास होता है, वो आपका जनता के पास होता है ना। किसके पास होता है भैया, जनता जो है, जनता के पास आपका पावर होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम, करेक्ट आंसर हो जाएगा द पीपल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, सर्वोच्च सत्ता अगर कहीं है हमारे भारत में, किसी के पास है अंतिम या सर्वोच्च सत्ता, तो किसके पास है, हमारी जो हम जनता है उनके पास ही ये सर्वोच्च पावर जो है वो आपकी रहती है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ में देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ज्ञात नहीं होती है। यानी कि प्रीएम्बल में इस जानकारी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। कौन सी जानकारी है, संविधान का मूल स्रोत यानी सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, शासन के प्रमुख उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट कह रहा है, फिर कह रहे हैं संविधान लागू होने की तिथि यानी कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, या संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने की तिथि यानी कि डेट ऑफ अडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। भाई देखो, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना है यानी प्रीएम्बल है, लेकिन उस प्रीएम्बल में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जानकारी नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, तो भैया यहाँ पे जवाब होगा डेट ऑफ आपका इन्फोर्समेंट, यानी संविधान लागू होने की जो तिथि है वो आपकी यहाँ पे इसमें मौजूद नहीं होगी, है ना। अब चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे प्यारे सभी बच्चे फटाफट से कि ये जो आपका इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब हुआ था, यानी कि हमारा भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था। जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट यानी कि आगे वाले सवाल में बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से संबोधित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। बाय व्हाट नेम इज द कंट्री रिफर्ड टू इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, या कह रहे हैं हिंदुस्तान और क्या है भारतवर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एक बारी जल्दी से फटाफट से बताओ भाई। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फटाफट से बताओगे कि राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारा जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें भारत को लेकर के कौन सा वर्ड या इंडिया को लेकर के कौन सा सबसे पहले वर्ड आता है, कौन से उस वर्ड को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया है। तो बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत और इंडिया। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं भारत के पीछे, भारत के नाम के पीछे, कि ये जो भारत का नाम था ये जो राजा भरत थे उनके
नाम पे रखा गया था। ठीक है, ये तो हो गई भारत की बात। अब बात करते हैं इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो ये अंग्रेजों के द्वारा आपको देखने को ये नाम जो है वो मिला, है ना। चलो अब आते हैं, लेकिन वैसे अंग्रेज में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, भारत और इंडिया जो है यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी नोटिस करेंगे। प्रस्तावना में वर्णित वह सिद्धांत क्या कहलाता है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। यानी कि वह आपको सिद्धांत बताना है जो वयस्क नागरिक जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, मतदान देने का अधिकार देता है। तो वो क्या है ये बताना है। पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, फिर है आपका समाजवाद है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, या कह रहे हैं गणतंत्र है यानी कि रिपब्लिक है। तो सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, या आपका रिपब्लिक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा ये बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। भाई देखो, जब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम एडल्ट्स के बारे में कर रहे हैं, वयस्कों के नागरिक अधिकार मत अधिकारों के बारे में कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट आपका फ्रेंचाइजी जो है वो आपकी आएगी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर जो है वो छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वयस्क मताधिकारों की बात हो रही है, तो ये यूनिवर्सल है यानी कि ये सार्वभौमिक रहेगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या कह रहा है, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था। अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे सवाल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 2016 में, 26 नवंबर 2015 में, या कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 में। अब देखो यहाँ पे दो ड्रास्टिक बात आती हैं, एक 2016 और 2015 तो कहीं भी नहीं है, है ना। 2016 और 2015 कहीं भी नहीं है, 1950 1949 कहीं नहीं है, हुए ना कंफ्यूज बाबू। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया गया था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेट आपकी 26 नवंबर 2015 को किया गया था। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि संविधान लागू जो है वो कब हुआ था, है ना। तो यहाँ पे वो डेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 8वां सवाल। 8th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है एक बार ही देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब चूंकि इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से क्या करना है, रीड करना है, जिससे आप क्वेश्चन पेपर में ये आंसर जो है वो गड़बड़ नहीं करके आओ। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता यानी फेडरल एंड प्रोविजनल आपकी क्या हो गई, ऑटोनॉमी। केंद्र में द्वैध शासन यानी डायरकी एट द सेंटर हो गया। समवर्ती सूची का निर्माण यानी क्रिएशन ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, और है आपके प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी इन द प्रोविंसेस। अब आपको ये तो पता होगा कि हमारे पास कितनी लिस्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है। अब उन 3 लिस्टों में से सिर्फ यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसी के बारे में पूछा गया है ना, मतलब वही दिया है ऑप्शन में। तो अब अगर हम कहें 1935 अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम, उसकी विशेषता नहीं थी, कौन सी विशेषता जो है वो नहीं थी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है प्रांत में द्वैध शासन जो है वो नहीं था। ठीक है, क्या था, प्रांत में द्वैध शासन जो है वो आपका इसकी विशेषता नहीं है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलो थोड़ी सी इसके डिटेल्स भी क्या करते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं 1935 के अधिनियम के प्रांतों में द्वैध शासन जो है, ठीक है, कौन सा शासन, द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था।
ठीक है, और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। क्या लागू किया गया था? तो भैया लागू करने वाला जो था वो था प्रांतीय स्वायत्तता। इसको यहां लिख देते हैं, लागू क्या हुआ था? तो आप लिखेंगे प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता लागू की गई थी। ठीक है, द्वैत शासन हटा दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो क्या किया गया था? उसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 9। यहाँ पे असर्शन और आपका रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें पूछा जाता है एक स्टेटमेंट और उसका कारण यानी कि रीजन जो है वो दिया जाता है, यानी अभिकथन और रीजन। नीचे दिए गए दो कथनों को कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। सही विकल्प को आपको क्या करना है? चूज करना है, यानी कि क्या करना है? चुनना है। यहाँ पे कह रहे हैं असर्शन, भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी कि इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये कह रहा है। रीजन कह रहा है भारत में लोकतंत्र है, देयर इज अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए असत्य है परंतु आर सत्य है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर कह रहे हैं कि ए सत्य है परंतु आर जो है वो क्या है? असत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? भैया हमारा जो भारत है वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है दोनों, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या क्या कर रहा है? दे रहा है। ठीक है, यानी कि उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, और क्वेश्चन है आपका 10th। भारतीय संविधान का प्रारूप यानी कि हम कहते हैं ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? किस अवधि में तैयार किया गया था प्रारूप, यानी कि ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगस्त 1945 से नवंबर 1945 में, या फिर कह रहे हैं दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 में, या फिर कहा जा रहा है जुलाई 1946 से आपका अक्टूबर 1948 में, या कहा जा रहा है नवंबर 1948 से जनवरी 1949 में। अब अच्छा, एक चीज तो बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा? 2 साल लगे, है ना। 2 साल मोटा मोटी क्या होते हैं? लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लेकर के चलते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक। ठीक है, यानी कि 2 इयर्स प्लस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 46 का तो दिसंबर है, 46 एक बार को छोड़ दो, 47, 48 और उसके साथ साथ आपका क्या है? आपका 49, यानी कि 2 साल और आपके क्या हो गए? 11 महीने हो गए। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करेंगे, कैसे कैसे सैंपल क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। अलमट्टी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। कावेरी पे, सिलेरू पे, तुंगभद्रा पे, या फिर कह रहे हैं कृष्णा पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? एक बारी जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई देखो, जब हम बात करते हैं किसकी? अलमट्टी बांध की, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाना है कृष्णा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही हीराकुंड बांध की बात करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं दामोदर, बराकर, हुगली और है महानदी। अब ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो भैया करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैम करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी।
क्या हो जाएगा भाई सही सवाल? महानदी हो जाएगा। आओ भाई, धीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये धीन बांध जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? रावी पे, ब्यास पे, झेलम पे और है चिनाब पे। भाई देखो, इन सवालों को हम बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से क्या करने वाले हैं, अपने रिवीजन बैच में देखने वाले हैं, करने वाले हैं, जिससे आप सभी को जो अभी डेज आपके बचे हैं उसमें आप अच्छे से क्या कर सको, अपने पेपर की और रिवीजन प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया तरीके से कर सको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धीन डैम का रावी नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ कुछ सवाल और देखेंगे। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर क्या है, स्थित हैं, ये पूछा जा रहा है, या बने हैं ये पूछा जा रहा है। नर्मदा है, तापी है, चंबल है और कृष्णा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बारी जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे हमारे बताएंगे कि राइट आंसर जो है आप सभी का इसका क्या होगा। ध्यान दीजिए, 3 बांधों की बात हो रही है, गांधी, जवाहर, राणा प्रताप सागर बांध, इन तीनों सागर बांधों की बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी नदी पे स्थित है, तो बाबू ये आपकी चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पे स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, मेथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? अब ये जो 3 बांध हैं ये किस नदी पर बने हुए पूछा जा रहा है। दामोदर है, बराकर है, कोनार है और है बोकारो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप कहेंगे मैम बराकर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो भैया, जयकवाड़ी बांध किस नदी और किस राज्य में स्थित है? अब देखो यहाँ पे नदी और राज्य दोनों चीजें पूछ ली गई हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे हमारा जो रिवीजन बैच में, तो हम लोग इसको मैप के थ्रू पढ़ते हुए अच्छे से जाएंगे, जिससे आप लोगों को सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपरली समझ में आए। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है जयकवाड़ी बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है, कौन से स्टेट में है। ठीक है, नदी कौन सी लगती है? पेरियर और केरल स्थान है, फिर आपका बनास और राजस्थान स्थान है, गोदावरी और महाराष्ट्र स्थान है, रावी नदी और पंजाब जो है वो आपका स्थान है। तो बच्चा जयकवाड़ी जो है वो आपका गोदावरी नदी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, यानी कि हमारे महाराष्ट्र में क्या है, स्थित है। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो झारखंड में स्थित है? अब बताओ झारखंड में कौन सा बांध है जो आपका क्या है, स्थित है, ये आपको बताना है। कोयना है, सरदार सरोवर है, मेथन है या फिर आपके मेटूर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा बांध है जो आपका झारखंड में क्या होगा, स्थित होगा? तो आप कहेंगे कि मैम ये होगा हमारा मेथन। ठीक है, कौन सा होगा बच्चा? मेथन होगा। नेक्स्ट सवाल, कृष्णा राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया था? ये हम कह सकते हैं कि ये एक वाटर रिजर्वरी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक डैम है जिसका नाम है कृष्णा राज सागर डैम। तो ये कहाँ पर आपका डैम जो है वो स्थित है, ये पूछा जा रहा है हमारे सवाल में। भाई देखो, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा है, गोदावरी है और कावेरी है। अब देखो यहीं पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के कृष्णा नदी डाल देते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कावेरी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? कावेरी रिवर जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 19th, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गावनी पर, कावेरी पर, हेमवती पर या कह रहे हैं पलार पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा मैम कावेरी नदी पर। ठीक है, जितने बच्चे हमारे कावेरी रिवर आंसर दिए हैं उनका आंसर जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। देखो ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं वो आपके पॉलिटी से, आपके जो ज्योग्राफी है उससे, और कुछ इकोनॉमिक्स में जो बजट है उससे आएंगे।
ठीक है। और इनसे हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पॉलिटी से भी आपके सवाल जो है वो अच्छे खासे क्या होंगे, बनेंगे, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है अलमटी बांध किस नदी और किस राज्य में स्थित है। अब जल्दी से बता दो भाई, अभी तो हमने बताया था, जल्दी से फटाफट से बताएंगे कौन सी नदी और कौन से स्टेट में, यानी कौन से आपके क्या कहते हैं राज्य में स्थित है। कृष्णा कर्नाटक, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश और है यमुना उत्तर प्रदेश। भैया अलमट्टी पूछा है, सबसे पहले सवाल में हम लोगों ने आने वाले जो ज्योग्राफी वाले में थे उनमें हमने देखा। अब अलमट्टी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है, कृष्णा, ठीक है। कर्नाटक क्या हो जाएगा भाई, कृष्णा कर्नाटक। अब देखो अलमट्टी से रिलेटेड सवाल ही यहाँ पे पूछा गया था, है ना, और यहाँ हमने आंसर क्या दिया था, कृष्णा दिया था। और आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ है, कर्नाटक में, इसीलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि आगे आपके ऐसे सवाल थे, है ना। चलो आगे आते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे हम बढ़ेंगे। 21वां सवाल, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 4। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु, सेकंड कह रहा है आंध्र प्रदेश, थर्ड कह रहा है कर्नाटक और फोर्थ कह रहा है उड़ीसा। नागार्जुन बांध की बात हो रही है, ठीक है। नागार्जुन बांध जो है वो कौन से राज्य में आपके स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है वो आपका बिल्कुल सही सवाल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 22। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो युग्म है या कौन सा जो पेयर है वो सही से करेक्ट नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे को करेक्ट नहीं कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। तो भैया अभी तो हमने देखा है ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट है ये कृष्णा नदी, ठीक है। हमारा चंबल नदी वाला भी ये क्या है, करेक्ट है। हमारा क्या करेक्ट नहीं है, तो हमारा तिलैया बांध कोनार नदी जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगर ये इस नदी में नहीं होता है मैम तो कौन सी नदी में होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाता तो हमारा ये ऑप्शन भी सही होता। तो कोनार नदी पे, तिलैया बांध जो है वो कोनार नदी पे नहीं है, बराकर नदी पर क्या है, स्थित है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 23वां सवाल। 23वां सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में इंदिरा सागर बांध किस राज्य में आपका क्या है, स्थित है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और है आपका मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, एक बारी जल्दी से फटाफट से बताएंगे क्या है। भारत में इंदिरा सागर की बात हो रही है। इंदिरा सागर बांध जो है वो किस राज्य में है। अभी हमने गांधी और जवाहर और कौन सा देखा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आ गई है इंदिरा सागर बांध योजना। तो ये कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है ये आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है भाई मैम, मध्य प्रदेश में है। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है सिंधु नदी है, चिनाब है, सतलुज है या फिर क्या है, रावी है। जल्दी से फटाफट से बताएंगे। ये डैम जो बनाया जा रहा है ये कहाँ बनाया जा रहा है, सिंधु में, चिनाब में, सतलुज में या फिर कह रहे हैं रावी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से बताएं भाई। देखो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा चिनाब नदी, है ना, क्या हो जाएगा, चिनाब नदी। अब आता है नेक्स्ट सवाल। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है और आपको बताना है। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, चलो हम दे देते हैं आपको ऑप्शंस। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। यानी कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है, वो है मैम महानदी में। पोंग बांध जो है वो कहाँ है मैम, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध जो है वो आपका कहाँ है मैम, तो अरे सॉरी बी का 1, पोंग का व्यास हो गया, टिहरी का भागीरथी हो गया और धीन का रावी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, 4, 1, 2, 3 आपका सही आंसर होगा, यानी कि मैच द फॉलोइंग आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, ये पूछा जा रहा है। भाई देखो, एक ऐसा इंसान जिसे भारत का यानी कि इंडिया का द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी ने क्या किया था भाई, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले नेशनल इनकम ऑफ इंडिया जो है वो निकाला था कि हमारी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया जो है वो क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, वी.के.आर.वी. राव और है महाल नोबिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, देखो पहली बार की बात करते हैं तो 1867 से 68 में, ठीक है 1867 से 68 में सबसे पहली बार, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार भारत की आय का अनुमान जो है वो लगाया गया था। भारत की आय का अनुमान लगाया गया था, और वो कौन था लगाने वाला, तो आपको ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब चलो इसी के साथ ऑप्शन ये तो सही हो गया। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने जो प्रति व्यक्ति या नेशनल इनकम जो निकाला था वो क्या था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित थी, यानी कि कौन सी ऐसी फसल थी जिससे ये क्या थी, जुड़ी हुई थी। कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। अब देखो क्रांतियां भी अलग अलग हैं, है ना, क्रांतियां क्या है, सारी अलग अलग है जो कि अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले चावल, गेहूं, कपास और गन्ना, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर जो है इसका क्या होगा। जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है हरित क्रांति यानी कि यहाँ पे बात हो रही है गेहूं की। ठीक है, इसकी बात हो रही है गेहूं की, और यही हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन में ही देखा गया था। ठीक है, तो ये बेसिक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है हरित क्रांति का, तो हम कहेंगे वीट है मैम, गेहूं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन सा है ये बताना है आपको, एक बार फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और है नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेंट्रल बैंक पूछा गया है ना, किसका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि ये आपका क्या है, SBI है। SBI तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये भी आपका एक तरीके से स्टेट बैंक है। ठीक है, अब आते हैं हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, RBI जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वही हमारा भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ जो है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मीन्ड बाय इन्फ्लेशन, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना, या कह रहे हैं कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होना,
या फिर कह रहे हैं बेरोजगारी में वृद्धि होना, या कह रहे हैं आय में कमी होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति की बात हो रही है। जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी जो कीमतें होती हैं, ठीक है, कीमतों के समान स्तर में लगातार जब क्या होती है? वृद्धि होती जाती है, ठीक है, क्या होती जाती है? लगातार वृद्धि होती जाती है, वही आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि, यानी धीरे 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 क्या करना? कांस्टेंट वृद्धि। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30वां सवाल। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी? यहाँ पे उत्तर है 1947 में, 1950 में, 1952 में, या फिर कह रहे हैं 1960 में, यानी कि 1960 में। जल्दी से देखो, योजना आयोग की बात हो रही है, ठीक है। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो भैया जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? तो वो होगी मैम 15 मार्च 1950 में हुई थी, ठीक है। लेकिन जब इसी के बाद, ठीक है, इसके बाद जब आपका क्या आता है? नीति आयोग आता है। क्या आता है? नीति आयोग आता है, और नीति आयोग में ने प्रतिस्थापित किया, ठीक है। बाद में इसे नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया, ठीक है। यानी कि बाद में यही जो आपका योजना आयोग है ये चेंज होकर के नीति आयोग में आपका कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी इनॉग्रेशन किसने किया होता है? या तो आपको ध्यान रखना है, हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सभा और समिति का क्या कार्य था? देखो, जब हम बात करते हैं हमारे प्राचीन इतिहास की, ठीक है, उसमें जब हम वैदिक पीरियड में जाते हैं, वैदिक काल में जाते हैं, उस वैदिक काल में हमें 4 प्रकार के वेद देखने को मिलते हैं, है ना। 4 प्रकार के वेद कौन कौन से हैं? एक आपका ऋग्वेद, एक सामवेद, बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, यजुर्वेद, और है अथर्ववेद। इन चारों वेदों की अपनी अलग अलग क्या है? इंपॉर्टेंस है। इसमें अलग अलग चीजें जो हैं वो संलग्न है, यानी कि उसमें अलग अलग चीजें जो हैं वो आती हैं, है ना। अब अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 2 मुख्य शब्द आते हैं, एक आता है सभा और दूसरा आता है समिति। अब ये जो सभा और समिति है, इन दोनों का कार्य जो है वो क्या है? ऋग्वेद में यही पूछा जा रहा है। पहले कह रहे हैं न्यायालय और सेना, धार्मिक अनुष्ठान, जनसभा और प्रशासनिक परामर्श, या कह रहे हैं कर संग्रह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब बच्चा हम बात करते हैं सभा की, सभा और समिति, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 2 शब्दों की बात कर रहे हैं। और जब ये 2 शब्दों की बात कर रहे हैं, यानी कर संग्रह हट गया और आपका धार्मिक अनुष्ठान हट गए, है ना। अब क्या बचा? अब 2 ऑप्शन बचे हैं, न्यायालय और सेना, और जनसभा और आपका प्रशासनिक परामर्श। तो भैया सेना और समिति क्या सेम होती है? नहीं, सेना अलग होती है, समिति अलग होती है। लेकिन प्रशासनिक परामर्श की अगर हम बात करें, कम्युनिटी हो तो वो समिति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जनसभा की बात करें तो यहाँ पे देखो सभा अपने आप ही आ गया, तो सभा जो है आपकी करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि जनसभा और प्रशासनिक परामर्श जो है वो आपका राइट आंसर है। ये वैदिक काल में ये 2 प्रकार की क्या थी? वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं थी। क्या थी? राजनीतिक संस्थाएं थी। कौन से काल में थी मैम? बच्चा वैदिक काल में थी, ठीक है। वैदिक काल में 2 प्रकार की ये राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है, जनसभा और प्रशासनिक
परामर्श, जिसे सभा और समिति के नाम से क्या किया गया, जाना गया। ये इन दोनों का काम क्या होता था, तो ये राजा को सलाह देने का काम करती थी। ठीक है, इन दोनों का कार्य अगर हम पूछेंगे क्या है, तो आप कहेंगे राजा को प्रशासनिक सलाह देती थी। ठीक है, प्रशासनिक सलाह देने का काम ये करती थी। क्लियर है, समझ में आया? कहीं कोई डाउट हो, कुछ परेशानी हो तो एक बारी फटाफट से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज्य जो एक टाइप का यज्ञ होता है, दशराज्य युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अब ये जो दशराज्य युद्ध है, ये कौन से टाइप की युद्ध है, या हम कह सकते हैं ये कहाँ पर लड़ा गया था, ये कहाँ पे फॉट हुआ था ये वॉर? तो आप क्या बताओगे मैम, सरस्वती नदी पे, या परुषणी पे, या फिर कह रहे हैं यहाँ पे सिंधु पे, या फिर कह रहे हैं मैम गंगा पे? तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है कि यह युद्ध जो है ये किसके बीच में हुआ था। ठीक है, ये जो युद्ध है आपका, ये युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ? तो आप कहेंगे सुदास वर्सेस 10 जनजातियां। ठीक है, क्या है भाई, 10 जनजातियां, है ना। 10 जनजातियों के बीच में ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। कौन सी नदी थी? तो ध्यान रखना है, परुषणी थी। ठीक है, कौन सी नदी थी? परुषणी रिवर थी। परुषणी नदी का नाम क्या है? तो हम कहेंगे मैम रावी। ठीक है, कौन सी नदी है? रावी नदी के तट पर। परुषणी इसका क्या है? रावी नदी का एंशिएंट नाम है, यानी कि प्राचीन नाम है परुषणी। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? ये पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है। हाल है, कालिदास है, बाणभट्ट हैं, और आपके कौन है? अश्वघोष हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एक बारी जल्दी से फटाफट से बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो गाथा सप्तशती है ये हाल के द्वारा रची थी। ठीक है, कालिदास, बाणभट्ट और अश्वघोष के द्वारा कौन कौन सी हैं जो रची हुई थी? एक बारी जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से, कौन कौन सी थी भाई जो रची हुई थी? तब तक हम आपको बताते हैं कि गाथा सप्तशती जो है ये सातवाहन शासक हाल द्वारा रचित थी। ठीक है, रचित थी। अगर हम कहें कि ये कौन सी भाषा में थी, क्योंकि भाषा हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ध्यान देना है कि ये प्राकृत भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी मैम? प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी। तब तक कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि कालिदास ने कौन सी रचना जो है रची थी। बहुत सारी रचनाएं हैं जो उन्होंने रची थी। नेक्स्ट सवाल, गुप्त काल में कुमारामत्य जो है वो किस प्रकार का अधिकारी होता था? ठीक है, कुमारामत्य सैन्य अधिकारी था, राजकुमारों का शासक था, उच्च प्रशासनिक अधिकारी था, या धार्मिक अधिकारी था? कौन सा था, किस प्रकार का अधिकारी था? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कुमारामात्य। ठीक है, अब ये जो कुमारामात्य है ये उच्च प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, कैसा अधिकारी हुआ करता था? उच्च प्रशासनिक अधिकारी जो है वो हुआ करता था। नेक्स्ट सवाल है, अलबरूनी भारत किस शासक के साथ में आया था? ये पूछा जा रहा है। अलबरूनी जो है, जो एक राइटर रहा है, वो कौन से जब भारत आया था वो कौन से शासक के काल के टाइम आया था, यानी कौन सा शासक उस टाइम क्या कर रहा था? शासन कर रहा था।
महमूद गजनबी है, मोहम्मद गौरी हैं, इल्तुतमिश हैं और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि मैम महमूद गजनबी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी एक चीज का ध्यान ये रखना है, ये जो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये कौन से वंश के हैं? ये गुलाम वंश के हैं। ठीक है, गुलाम वंश के हैं, यानी कि गुलाम डायनेसिटी के हैं, गुलाम वंश के हैं। ठीक, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हम कहेंगे कि मैम ऐबक था। ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो है वो आया था सेकंड नंबर पे। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 36 यानी कि 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली किससे संबंधित थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। भूमि, राजस्व प्रशासन, सैन्य भर्ती, धार्मिक कर और है व्यापार नियंत्रण। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भूमि राजस्व सिस्टम। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है, जब हम दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली की बात करते हैं, ठीक है, किसकी प्रणाली की बात करते हैं? एकता प्रणाली की। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब एकता प्रणाली की बात हो रही है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? भूमि राजस्व की हो रही है। ठीक है, भूमि राजस्व की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुगल प्रशासन में दीवाने आरिज जो है वो किस भाग से संबंधित था? ये पूछा जा रहा है। सेना से, न्याय से, वित्त से या फिर धर्म से? ध्यान रखिएगा, दीवान ए आरिज, आरिज वर्ड जो है वो किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे कि मैम ये जो दीवाने आरिज है ये वर्ड जो है वो सेना से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मैम सेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं किस वर्ष लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, ये कौन से वर्ष में लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, ये आपको बताना है। 1793 में, 1773 में, 1813 में या फिर 1853 में? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1793। जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, ठीक है, और इसके ईयर की बात करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लागू कहाँ हुआ और लागू किसने किया। तो लागू कहाँ हुआ? सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। किसने किया? लॉर्ड तो नहीं लिखेंगे, कॉर्नवालिस लिख दे रहे हैं, कॉर्नवालिस ने किया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उन्होंने इसको क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग 1882 किस क्षेत्र से संबंधित था? ये पूछा जा रहा है। पुलिस सुधार, शिक्षा सुधार, सैन्य सुधार या फिर कह रहे हैं भूमि सुधार? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखो, हंटर आयोग को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी आती हैं, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है कि यह जो हंटर कमीशन है या हंटर आयोग है ये किस उससे आया? तो ये शिक्षा में सुधार के उससे क्या हुआ था? आया था, या हम कह सकते हैं उससे संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पूछा जा रहा है कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? ठीक है, ये एक तरीके का क्या है? अवार्ड है। तो इसको घोषित करने वाला कौन था? लॉर्ड इरविन, रेमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल हैं और लॉर्ड लिथगो है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात एक कि कम्युनल अवार्ड जो है वो लागू कब हुआ या मतलब आया कब? तो आपको ध्यान रखना है 1932 में आया। कौन लेकर के आया? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लेकर के आया था। अब ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है इसका नाम क्या है? तो हम कहेंगे रैमसे मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड। ये क्या किए थे?
इसको इंट्रोड्यूस किए थे, या हम कह सकते हैं इसको घोषित किए थे, अनाउंस किए थे। ठीक है, करेक्ट है। अब बच्चा इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो क्या होगा, समाप्त होता है। तो जल्दी से फटाफट से हमारे जितने प्यारे सभी बच्चे हैं वो हमारा रिवीजन बैच जो है, ठीक है, विजय सूत्र, आपका जो विजय सूत्र, ठीक है, आपके विजय सूत्र की जो हमारे इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है वहाँ पे आपको रिवीजन बैचेस मिलेंगे। और इन रिवीजन बैचेस में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं। जैसे कि मैम क्या मिलेगा, तो आपको सबसे पहला ध्यान देने वाली बात क्या है, तो सबसे पहली ध्यान देने वाली आपकी बात यह है कि हमें यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम फ्रेंडली आपके रहेंगे। फिर आपको यहाँ पे न्यूमोनिक्स जो हैं, न्यूमोनिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट की चीज़ों को इजीली आराम से याद कर सको। एक सेंटेंस से आपको एक टॉपिक जो है, टॉपिक के सब टॉपिक्स जो है वो इजीली रेडी हो जाए, इजीली तैयार हो जाए। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे MCQs मिलेंगे, ठीक है, और MCQs के साथ साथ आप एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक क्वेश्चन को हर तरीके से हम लोग देखेंगे, यानी कि डिटेल्ड समरी में देखेंगे। और इस डिटेल्ड समरी में मैम क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो बच्चा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी डिटेल्ड समरी होगी, इस डिटेल्ड समरी की अगर हम बात करेंगे तो ये डिटेल्ड समरी में आप क्या क्या देखने वाले हो। इस डिटेल्ड समरी में आप देखने वाले हैं पहली चीज़ कि एक तो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, एक तो क्वेश्चन का आंसर, और उसी के साथ साथ जो आपके 3 ऑप्शंस और बचेंगे, ठीक है, उन 3 ऑप्शन को डिटेल में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं उसी से सवाल जो है वो क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों के साथ। राधे राधे आप सभी को, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।